नमस्कार, बीटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। आरक्षण के कारण वार्ड से नहीं लड़ पाने से मायूस दिख रहे हैं निवर्तमान पार्षद। भाजपा के निवर्तमान पार्षदों ने आरक्षण पर जताया असंतोष, इच्छा को पार्टी के भरोसे छोड़ा। बेरोजगारी से तंग 2 बच्चों के पिता ने लगाई फांसी। लहरी नगर में आत्महत्या मामले में पहुंची पुलिस। कोतवाली पुलिस ने मरकायम कर मामला लिया जांच में। वार्ड क्रमांक 4 वासियों ने चुनाव बहिष्कार का किया ऐलान। नल, सड़क, नाली जैसी समस्याओं से है नाराज। गलियों में लटकाया बैनर, समस्या हल होगी तो होगा मतदान। लोकतंत्र के उत्सव चुनाव लड़ने की इच्छा पाले निवर्तमान पार्षदों की इच्छा पर आरक्षण ने पानी फेर दिया है। नगरीय क्षेत्र के कई ऐसे वार्डों में जहां नगरपालिका में डटे रहने वाले निवर्तमान पार्षद चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन आरक्षण के बाद बदली तस्वीर से वह चुनाव से वंचित हो गए हैं। उन्होंने आरक्षण पर असंतोष जाहिर किया है और आरक्षण को जनसंख्या के आधार पर नहीं बल्कि प्रतिशत के आधार पर किए जाने को लेकर नाराजगी जाहिर करते हुए आरक्षण को ही गलत करार दे दिया है। बावजूद इसके उनके मन में अब भी चुनाव लड़ने की इच्छा है, लेकिन पार्टी नियमों से बंधे निवर्तमान पार्षदों ने क्षेत्र बदलकर लड़ने की इच्छा को पार्टी के भरोसे छोड़ दिया है। अब देखना है कि पार्टी उनकी इच्छा पूरी करती है या फिर उनकी इच्छा दफन होती है। हालांकि कुछ पार्षद ऐसे भी हैं जिन्होंने आरक्षण को स्वीकार करके पार्टी के निर्देश पर वार्ड से चुनाव लड़ने की मंशा को परे रखकर कहा कि पार्टी जिस किसी भी प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतारेगी वह उसके साथ है। बालाघाट शहरी क्षेत्र में खासकर कई ऐसे वार्ड क्रमांक 24, वार्ड क्रमांक 11, वार्ड क्रमांक 14, वार्ड क्रमांक 9, वार्ड क्रमांक 29, वार्ड क्रमांक 3 जहां भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशी पार्षद थे, वहां आरक्षण से स्थिति गड़बड़ा गई है। हालांकि वार्ड क्रमांक 24 के निवर्तमान पार्षद मड़के का कहना है कि हमें जो भी आरक्षण आया है उसे स्वीकार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि उनके चुनाव लड़ने की मंशा नहीं है। पार्टी जिस किसी भी प्रत्याशी को वार्ड क्रमांक 24 से प्रत्याशी बनाएगी वह उनके साथ हैं और उसे जिताने का काम करेंगे। वर्तमान में यह वार्ड ओबीसी अनारक्षित हो गया है। इस वार्ड में जो भी प्रत्याशी लड़ेगा उसमें सहयोग करेंगे। जो बहुत सारे पार्षद रोटेशन को लेकर आपत्ति उठा रहे हैं कि रोटेशन के तहत नहीं हुआ, जहां जनसंख्या के अनुसार ही आरक्षण करना था। आपके वार्ड की अगर हम बात करें तो क्या स्थिति है? अब स्थिति वैसे देखा जाए तो कुछ वार्डों की हुई है जो नहीं होना चाहिए था, है ना। अब उनकी भी मंशा है कि भाई पार्षद है वर्तमान के वो, है ना। वैसे उस हिसाब से देखा जाए तो उनका वार्ड नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब हुआ है आरक्षण के हिसाब से तो उन्हें तो स्वीकार करना चाहिए। आपके वार्ड की अगर हम बात करें तो क्या रोटेशन सही हुआ है, जनसंख्या के आधार पर हुआ है? जनसंख्या के आधार पे हुआ है। मैंने ओबीसी आया तो सही आया? हाँ, ओबीसी आया तो सही आया है। आगे कोई और वार्ड से लड़ने की प्लान नहीं, ऐसी कोई मंशा नहीं है। बस कार्य करना पार्टी का, जो भी प्रत्याशी दे हमारे वार्ड में उसका सहयोग करेंगे हम। पार्टी जो भी निर्देश देगी हाँ, वो कार्य करते रहेंगे। जबकि वार्ड क्रमांक 11 और 14 में चुनाव लड़कर पार्षद के रूप में नगरपालिका पहुंचने की इच्छा पाले निवर्तमान पार्षद यासीन खान और रामलाल बिसेन की मंशा पर पानी फिर गया है। हालांकि दोनों ही अन्य वार्ड से चुनाव लड़ने की इच्छा को जीवित रखे हुए हैं। उनका कहना है कि अन्य वार्ड के लोगों का कहना है कि वह उनके यहां से चुनाव लड़ें, लेकिन इसका फैसला उन्होंने पार्टी पर छोड़ दिया है। वहीं दोनों ही आरक्षण प्रक्रिया को गलत और जनसंख्या के आधार पर न कर प्रतिशत के आधार पर किए जाने को गलत ठहरा रही हैं। यासीन भाई ने भी जैसे बताया 1994 से 2014 तक जो आरक्षण हुआ वो जनसंख्या के आधार पे हुआ। अब चूँकि अभी जनगणना 2011 की जनगणना से भी जनसंख्या के आधार पे हुआ और अभी परिसीमन हुआ नहीं, जनगणना हुई नहीं, तो मेरे तो ये समझ से परे है कि इनने प्रतिशत यानी जनसंख्या का प्रतिशत कैसे निकाले, उसकी वजह से हमारा वार्ड आरक्षित हो गया। अब क्या कहीं और से तैयारी क्या बात रखें अपने पार्टी की? नहीं, तैयारी तो देखिए हम भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं और भारतीय जनता पार्टी में जो संगठन तय करेगा हम उसके ऊपर विचार करेंगे। हमारी इच्छा तो है चुनाव लड़ने की।
वार्ड क्रमांक 14 के पार्षद यासीन खान ने आरक्षण पर असंतोष जाहिर करते हुए कहा कि नगरपालिका अधिनियम से विपरीत नियम विरुद्ध वार्ड का आरक्षण किया गया है। वर्ष 2014 में यह वार्ड ओबीसी था और वर्तमान में यह वार्ड अनुसूचित जाति महिला के लिए आरक्षित हो गया है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 में जनगणना के आधार पर वार्ड का आरक्षण किया गया था। अब जब जनगणना नहीं की गई तो वार्ड में आरक्षण नहीं किया जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में वह अन्य वार्ड से चुनाव लड़ने के लिए पार्टी में अपनी दावेदारी रखेंगे, लेकिन अंतिम फैसला पार्टी ही लेगी। इस बार के आरक्षण में आप लोग के वार्डों को चेंज कर दिया गया है, क्या कहना चाहिए, कितना प्रभावित हो रहा है आप लोग इससे? देखिए, ये जो आरक्षण इन्होंने 2020 में किए थे और अभी पुनः आरक्षण किए, ये आरक्षण पूरी तरह नियम विरुद्ध है। क्योंकि आरक्षण जो किया जाता है, जो पहले से नगर पालिका अधिनियम में दर्ज है, उसी नियम से किया जाता है। 1994 से बालाघाट नगर पालिका में जो आरक्षण हो रहा है, जनसंख्या के आधार पर हो रहा है। जिस कास्ट की जिस वार्ड में ज़्यादा जनसंख्या रहती है, वो वार्ड उस कास्ट के लिए आरक्षित हो जाता है। और नियम तो यही है कि ST SC के लिए पहले आरक्षण किया जाता है, उनकी जहाँ ज़्यादा जनसंख्या है। मेरे यहाँ वर्ष 2014 में जो आरक्षण था, वो OBC था। वो OBC इसलिए था क्योंकि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मेरा वार्ड OBC के लिए आरक्षित हुआ था। लेकिन अभी जब 2020 में इनके द्वारा आरक्षण किया गया तो वार्ड को अनुसूचित जाति महिला के लिए आरक्षित कर दिया गया, जो कि नियम विरुद्ध है। क्योंकि नई जनगणना अभी हुई नहीं है और रोटेशन भी ये बोलता है कि जो जनगणना के अनुसार जो एक बार वार्ड आरक्षित हो गया तो नई जनगणना आते तक के वो वार्ड दूसरी कास्ट के लिए आरक्षित नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में इनका आरक्षण जो है पूरी की पूरा गलत आरक्षण है। आप लोग इसके लिए कोर्ट भी गए थे, तो कोर्ट से क्या डिसीजन आया? देखिए, हम 2 साल पहले माननीय हाई कोर्ट में गए थे और हाई कोर्ट ने इनको नोटिस भी जारी किया था बालाघाट कलेक्टर साहब को, जिसमें इनके द्वारा 2 साल में हाई कोर्ट को अभी तक के जवाब नहीं दिया गया है। अब लेकिन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के कुछ आदेश हैं जिनका पालन हाई कोर्ट को भी करना पड़ता है, तो अब थोड़ी हमारी याचिका कमज़ोर हो गई है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जब इस पर आदेश दे दिया है तो मेरे ख्याल में अब हाई कोर्ट उस पर कोई विचार नहीं करेगा। क्योंकि अब आपका वार्ड चेंज हो चुका था, अब कहाँ से तैयारी कर रहे हैं, क्या चल रहा है आपका? देखिए, अब ये तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। पार्टी डिसाइड करती है कि किस कैंडिडेट को कहाँ से लड़ाना है। हम अपनी पार्टी के सामने दावेदारी रखेंगे। अगर पार्टी को लगेगा कि हमारा कुछ वहाँ जनाधार है और हमको लड़ाने से शायद वहाँ हमारी जीत हो सकती है, तो बिल्कुल उसमें प्रयास करेंगे। मैंने आप आगे चुनाव लड़ने की इच्छा जताएंगे पार्टी से? इच्छा तो है वैसे, ऐसे 1-2 वार्ड हैं शहर के जहाँ के कुछ जनता ने भी हमको बोला है कि यहाँ से आकर आप चुनाव लड़िए, लेकिन अब जैसा पार्टी डिसाइड करेगी तो फिर देखेंगे। ऐसे ही शहरी क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 9 सामान्य से OBC महिला के लिए आरक्षित हो गया है, जहां से कभी कांग्रेस के नेता शफकत खान पार्षद थे। इसी तरह वार्ड क्रमांक 29, जहां पहले भाजपा से विनय जायसवाल फिर धर्मपत्नी पार्षद रहीं, वहीं यह वार्ड अब अनुसूचित जाति महिला के लिए आरक्षित हो गया है। ऐसी ही स्थिति वार्ड क्रमांक 3 की है, जहां से पार्षद शाबिर मंसूरी थे। अब वार्ड OBC महिला हो गया है, जिससे उक्त निवर्तमान पार्षदों का वार्ड से चुनाव लड़ने का पत्ता कट गया है और वह अब पार्टी की ओर से आस भरी निगाहों से देख रहे हैं। मंडई मेले सहित शासन की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने में लगे स्थानीय कलाकारों को वह सम्मान और सुविधाएं नहीं मिल रही हैं जो महाराष्ट्र सरकार अपने प्रदेश के कलाकारों को देती है। महाराष्ट्र में लोक कला मंच के कलाकारों को सरकार मानदेय के साथ ही पेंशन भी दे रही है, जबकि छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश के लोक कला के कलाकारों को मानदेय और पेंशन देने के लिए योजना तैयार कर ली है। लेकिन मध्य प्रदेश में सालों से महाकौशल जनजागृति शायरी मंच के माध्यम से मानदेय, पेंशन और सुविधाओं की मांग कर रहे कलाकारों की मांग पर सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है, जिससे लोक कला के कलाकारों में असंतोष व्याप्त है। सरकार से एक बार फिर अपनी मांग को संगठनात्मक तौर से प्रभावी रूप से उठाए जाने को लेकर महाकौशल जनजागृति शायरी संघ के बैनर तले बालाघाट, सिवनी और गोंदिया के लोक कलाकारों की बैठक आहूत की गई। जिलाध्यक्ष गौरीशंकर मोहारे द्वारा आयोजित की गई इस बैठक में पूर्व विधायक किशोर समरीते, निकेतन अध्यक्ष रूप बनवाले सहित बालाघाट, सिवनी और गोंदिया से पहुंचे लोक कलाकार उपस्थित थे। महाकौशल जनजागृति शायरी संघ की बैठक में पहुंचे पूर्व विधायक किशोर समरीते ने लोक कलाकारों की व्यथा सुनने के बाद कहा कि मंडई मेले सहित अपनी लोक कला के माध्यम से कलाकार शासन की योजनाओं से जन जन को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। बावजूद इसके प्रदेश में लोक कलाकारों की मांगों पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है, जिससे लोक कलाकार उपेक्षित हैं। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा कोई सुविधा नहीं मिलने से लोक कलाकारों की स्थिति खराब है।
मध्य प्रदेश में कला के क्षेत्र में हमारा जो कल्चर डिपार्टमेंट है, जैसे अभी एक नूतन कला निकेतन एक संस्था है, जबलपुर में हितकारिणी है, ऐसी बहुत सी संस्थाएं हैं जो कलाकारों को जन्म देती है। लेकिन यहाँ कला के क्षेत्र में सरकार के पास कोई कलाकारों को देने के लिए कुछ है नहीं, और एक बढ़िया पहल है बालाहाट से कि कलाकारों के लिए कुछ होना चाहिए। तो हमारा ये प्रयास है कि जितने भी ग्रामीण क्षेत्र में कलाकार हैं, महाकौशल साहित्य संघ है, इसकी पूरी बात को ताकत से रखेंगे। और ये तो अभी बालाहाट में कर रहे हैं, भोपाल में भी करेंगे, दिल्ली में भी करेंगे, और इसको हर हाल में इस मांग को पूरा करवाने का प्रयास करेंगे। महाराष्ट्र गोंदिया से बैठक में शामिल लोक कलाकार मोहनलाल ऊके ने बताया कि जब महाराष्ट्र की सरकार आयु अनुसार लोक कलाकारों को मानदेय और पेंशन दे सकती है तो फिर मध्य प्रदेश सरकार क्यों नहीं, क्योंकि कलाकार सीमा से बंधा नहीं होता है, कलाकार तो कलाकार होता है। उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार से मांग की है कि लोक कलाकारों को बचाए रखने के लिए महाराष्ट्र सरकार की तरह मानदेय और पेंशन प्रदान की जाए। महाराष्ट्र में कलाकारों की ये व्यवस्था है कि जो भी लोक कला मंच के कलाकार हैं, नाचने वाले, गाने वाले, कीर्तनकार, डंडाक, ये जो भी कलाकार हैं, ये जो 50 की उम्र के लगभग उनकी उम्र आ रही है, तो उनको 2250 रुपया महीना मानदेय मिलता है। और फिर 50 के ऊपर 55 तक के चले गए 2500 रुपया महीना मानदेय मिलता है, 2500 रुपया महीना। और अपने को 60 तक के बोलो 60 के ऊपर चले गए तो उनको 3000 रुपये महीना मिलता है। तो हमको भी 3000 रुपये महीना मिल रहा है। तो मेरा ऐसा कहना है कि मेरे महाराष्ट्र में मिल रहा है तो यहाँ मध्य प्रदेश में क्यों नहीं मिलना चाहिए। और जो हम शायर लोग हैं, MP के हो, महाराष्ट्र के हो या पूरे भारत के हो, हमारा सिर्फ जीवन यापन ये कला के माध्यम से होता है। आज हमारा चल रहा है तो हम कुछ भी कर लेंगे, कल हम बुढ़े हो जाएंगे तो फिर हमारा पालन पोषण कौन करेगा। महाकौशल जनजागृति शायरी संघ जिलाध्यक्ष एवं बैठक के आयोजक गौरीशंकर मोहारे ने कहा कि यह बड़ी विडंबना है कि राज्यवार कलाकारों के साथ भेदभाव हो रहा है। जहां महाराष्ट्र सरकार अपने राज्य के लोक कलाकारों को मानदेय और पेंशन प्रदान कर रही है और छत्तीसगढ़ सरकार इसे प्रारंभ करने की योजना तैयार कर रही है, वहीं मध्य प्रदेश में नेताओं के घरों के चक्कर लगाने और मुख्यमंत्री को लोक कलाकारों की व्यथा बताने के बाद भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बालाहाट सिवनी अध्यक्ष आज हम लोगों की एक विशेष तौर पर कलाकारों की बैठक, गायक, कलाकार, वादक, कलाकार, नृत्यकार, सभी लोगों का एक संगठन है। संगठन के माध्यम से हम लोगों की एक बैठक है। हम कलाकार काफ़ी शासन की योजनाओं को ताक में हैं, लेकिन हम लोगों को आज तक कहीं शासन की योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। हम लोगों के द्वारा कई बार मांग कर चुके गए हैं। हम लोगों ने कलेक्टर महोदय को भी आवेदन दिया है, लेकिन हम लोगों का अभी तक कोई ऐसा शासन से सहयोग नहीं मिल पा रहा है। और हम कलाकार जो छोटे छोटे कलाकार हैं हर गांव में, हम लोगों ने शासन की सारी योजना, चाहे कोरोना काल हो, स्वच्छता विभाग हो, नशा मुक्ति हो, सारे मामलों को गांव-गांव के अंतिम छोर तक पहुंचाते हैं, लोगों में जन जागृति लाते हैं। लेकिन इसके बावजूद हम लोगों को ऐसा कोई मानदेय, पेंशन बदले में कुछ नहीं मिल रहा है। हम सारे कलाकार इस परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। कोरोना के दौरान किए गए लॉकडाउन और उसके बाद बेरोजगारी बढ़ी है। भले ही सरकार रोजगार देने की बात कर रही हो, लेकिन बेरोजगारों को प्राइवेट सेक्टर में रोजगार दिला रही सरकार के बेरोजगारी के प्रतिशत में रोजगार का प्रतिशत कम है, जिसे बेरोजगारी अब जानलेवा हो गई है। ऐसा ही एक मामला प्रकाश में आया है, जिसमें मृतक के आत्महत्या किए जाने की वजह बेरोजगारी से परेशान होना बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस जांच और PM रिपोर्ट के बाद ही मृतक के फांसी लगाकर आत्महत्या किए जाने की वास्तविकता का पता चल पाएगा। शहर के सरेखा बाईपास के पास स्थित विगत लंबे समय से बेरोजगार 42 वर्षीय इशूलाल पंचे ने अपने ही घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना 28 मई की दोपहर लगभग 12 बजे की है, जब इशूलाल ने अपने ही घर के कमरे में स्वयं को बंद कर फांसी लगा ली। बताया जाता है कि 2 बच्चे हैं, जबकि पत्नी नगर के एक शासकीय स्कूल में शिक्षक है। फिलहाल लहरी नगर निवासी 42 वर्षीय व्यक्ति इशूलाल के घर में फांसी लगाने की घटना की जानकारी के बाद कोतवाली थाने से SI कौशल हमराह स्टाफ के साथ घटनास्थल पहुंचे और शव बरामदगी की कार्यवाही के बाद शव को PM के लिए जिला चिकित्सालय भिजवाया। हालांकि अभी इशूलाल के फांसी लगाने की वजह साफ नहीं हो सकी है। SI कौशल ने बताया कि जांच और PM रिपोर्ट के बाद ही कुछ कहा जा सकता है, जबकि परिवार वालों का कहना है कि इशूलाल अपनी बेरोजगारी से काफ़ी परेशान रहता था, संभवतः जिसके कारण ही उसने आज यह कदम उठाया। घटना के बाद से जहां परिवार वालों के आंसू नहीं थम रहे हैं, वहीं पूरे वार्ड में गम का माहौल है।
मामले में पुलिस ने मर कायम कर जांच में लिया है। कंट्रोल रूम से सूचना प्राप्त हुई कि वार्ड नंबर 5 लहरी नगर में किसी व्यक्ति के द्वारा आत्महत्या फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली गई है, जिसके संबंध में मौके पर देखा गया तो जो मृतक है वो ईश्वरीलाल पंचे है, उम्र 42 साल, लहरी नगर सरेका बाईपास का। ईश्वरीलाल? हाँ, ईश्वरीलाल। जो भरतलाल पंचे है उनका बड़ा लड़का है, तो जिनके द्वारा फांसी लगा के आत्महत्या कर ली गई है और आत्महत्या के संबंध में जांच कर रहे हैं। प्रथम दृष्टया सब कार्रवाई की गई है और जांच की जा रही है। मृत्यु के कारण अभी स्पष्ट नहीं है, प्रथम दृष्टया तो आत्महत्या लग रहा है, फिर जो जांच के अनुसार जो तथ्य हैं उस अनुसार से कार्रवाई की जाए। वैसे तो आम फलों का राजा है, इन दिनों आम खास बने हुए हैं, जिनकी बाजार में महंगाई के बावजूद काफी मांग है। महंगाई के कारण आम जनता के लिए आम लेना महंगा पड़ रहा है। बात करें बालाघाट जिले की तो यहाँ कई प्रकार के आम की फसलें होती है। यहाँ मुख्य रूप से लंगड़ा, दशहरी, आम्रपाली, बैगनफली, चौसा, कलमी एवं लाल बाग यह वैरायटी के आम पाए जाते हैं, जिसमें दशहरी आम की मांग ज्यादा है। बात करें आम की दरों की तो जहां पूर्व वर्ष में सामान्य रूप से आम की कीमतें 50 से 60 रुपये प्रति किलो थी, वहीं इस वर्ष यह आम 80 से 100 रुपये प्रति किलो की दर से बिक रहा है। शायद यही वजह है जो इस बार आम के मार्केट में लोगों की भीड़ कम नजर आ रही है और आम लोगों की पहुंच से दूर खास बने गए हैं। आम विक्रेता दीपक बीते 3 सालों से आम का व्यवसाय कर रहे हैं। चूंकि पिछले साल कोरोना के कारण आम की वह दुकान नहीं लगा सके थे, लेकिन इस वर्ष जिले में पाए जाने वाले आमों के साथ ही बाहर से आने वाले आम उनकी दुकान में हैं, लेकिन आम के महंगे होने के कारण वह ग्राहकी नहीं है जो आम के मौसम में दिखाई देती है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष आम के दाम पिछले वर्ष की तुलना में 20% बढ़े हैं। जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है और जिस प्रकार से पेट्रोल हो या डीजल हर चीज़ के दाम बढ़ रही हैं, उसी प्रकार इस वर्ष आम की दरों में भी वृद्धि हुई है। कौन कौन सी वैरायटी के आम जो अपने ज़िले में पाए जाते हैं और सबसे ज़्यादा यहाँ से बिकते हैं? अपने यहाँ बैगन हो गया, दशहरी हो गया, लंगड़ा, चौसा सबसे ज़्यादा, बाकी दशहरी अपने यहाँ सबसे ज़्यादा बिकता है। अच्छा, क्या भाव बिक रहे हैं इस वर्ष आम? दशहरी अभी थोड़ा सा भाव थोड़ा तेज चल रहा है, इसकी 80 रुपये किलो बेचते हैं। अच्छा, पिछले वर्ष के अनुसार इस वर्ष कितना ये भाव में तेजी आया है और इसको लेके क्या व्यापार प्रभावित हुआ है? पिछले वर्ष तो आम का बिजनेस ही नहीं किए, कोरोना लग गया था। इस बार थोड़ा ठीक है, सब कोरोना गिरोना नहीं है, इसके कारण थोड़ा सा धंधा पानी ठीक चल रहा है। रेट बढ़ने से कोई दिक्कतें जा रही है क्या? ग्राहक लोग बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा महंगा मिल रहा है। महंगाई रोज की रोज बढ़ रही है, उसके कारण दिक्कत तो जा रही है। 15 साल से आम विक्रेता फिरोज खान आम की दुकान लगाते हैं और हर साल उन्हें आम के सीजन में अच्छी आवक होती है, लेकिन इस वर्ष महंगाई के कारण आम की बिक्री पर ब्रेक लग गया है। फिरोज खान बताते हैं कि सबसे ज़्यादा मांग दशहरी की है, जो वर्तमान में 100 रुपये किलो है। उनका भी कहना है कि फसल कम होने और बढ़ती महंगाई के कारण आम की बिक्री पर इसका असर पड़ा है। लगभग 15 साल हो गए यहाँ। अच्छा, बताएंगे अपने ज़िले में कौन से ऐसे विशेष आम है जो यहाँ पाए जाते हैं? लंगड़ा, दशहरी, बैगनफली, लाल बाग, ये अपने जिलों में ही मिलता है। अच्छा, ये बताएंगे पिछले वर्ष के अनुसार इस वर्ष रेट दाम में अगर अपन बात करें तो कितना प्रतिशत महंगा इस बार आम बिक रहा है? इस साल जो है महंगाई के समय को 20 रुपये लगभग ऊपर चल रहा है बढ़ोतरी में आम। मतलब देखा जाए तो पिछले वर्ष कैसे रुपए किलो था और इस वर्ष कैसे रुपए किलो? पिछले साल ऐसा था 50 रुपये 60 रुपये था, इस साल 80-100 रुपये की पोजीशन है। 80-100 रुपये किलो तक। सबसे महंगा आम कौन सा है और कितने रुपए किलो तक आप? सबसे महंगा आम है दशहरी, 100 रुपये किलो है। हाईटेक होते समय के साथ सुविधाएं हैं तो नुकसान भी हैं। एक अज्ञानता आपको नुकसान पहुंचा सकती है और परेशानी में डाल सकती है। ऑनलाइन फ्रॉड के बाद साइबर सेल में 3 ऐसे मामले आए हैं जिससे लोगों ने यदि सबक नहीं लिया तो भविष्य में उन्हें भी परेशानी और बदनामी उठानी पड़ सकती है। वर्तमान में ऐप से लोन लेने वालों के साथ ये समस्या हो रही है, जिसकी शिकायत पीड़ितों ने साइबर सेल में की है। बताया जाता है कि ऐप से लोन लेने वाले 3 लोगों के लिए लोन लेना महंगा पड़ गया। ऐप से लोन देने वालों ने उनसे पूरी राशि लेने के बाद भी उन पर लोन का ब्याज देने के लिए मानसिक दबाव बनाया और तो और लोन की राशि वापस नहीं देने पर बदनाम करने लगे हैं, जिससे परेशान और डर से पीड़ितों ने साइबर सेल को शिकायत दी है।
जानकारी के अनुसार पीड़ितों को ऐप के माध्यम से लोन देने वाले मानसिक रूप से परेशान कर रहे हैं। यही नहीं बल्कि पूरा मय ब्याज सहित मूलधन देने के बाद भी राशि की मांग करके लोन पर ब्याज के साथ ही अतिरिक्त राशि नहीं देने पर पुलिस कार्यवाही और बदनामी का डर दिखा रहे हैं। साइबर सेल के पास आई 3 शिकायतों में शिकायतकर्ताओं ने बताया कि सोशल मीडिया पर लोन ऐप का विज्ञापन देखा और गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर 3 से 6 हजार रुपये का लोन लिया था, जिसको वापस करने के लिए एक निर्धारित अवधि भी थी, लेकिन उससे पहले ही लोन देने वाले उन्हें लगातार लोन की राशि के ब्याज के साथ ही अतिरिक्त राशि जमा करने की धमकी दे रहे हैं। साइबर शाखा में पदस्थ आरक्षक चांदनी शांडिल्य की माने तो जिले में लोन से जुड़े फ्रॉड की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। ऐप के जरिए लोन देने के इस मामले में पीड़ितों को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। साथ ही ऐप डाउनलोड करने के दौरान कॉन्टैक्ट गैलरी लोकेशन एक्सिस प्रवेश की अनुमति देने के बाद लोन देने वाले पीड़ितों के परिचितों के नंबर और अश्लील मैसेज भेज रहे हैं। इसके अलावा पीड़ितों के परिचितों को व्हाट्सएप मैसेज कर रहे हैं कि उक्त व्यक्ति द्वारा लोन की राशि नहीं दी जा रही है, जिस आधार पर उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी, जिससे लोन लेने वालों के रिश्तेदार और दोस्तों में बदनामी हो रही है। बताया जाता है कि तीनों ही पीड़ितों से लगभग 20,000 रुपये का फ्रॉड सामने आया है। तीनों मामलों में 3, 6 और 7,000 रुपये का लोन पीड़ितों द्वारा लिया गया था, जिसमें पीड़ितों द्वारा लोन राशि मय ब्याज सहित मूलधन चुकाए जाने के बावजूद लोन देने वाले द्वारा पैसों को भेजने के लिए बार बार फोन करने और कानूनी कार्यवाही का भय दिखाया जा रहा है। वहीं पीड़ित के परिचितों को लोन देने वालों द्वारा अश्लील मैसेज भेजने की भी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए साइबर पुलिस ने शिकायत पर जांच शुरू कर दी है। साइबर सेल की माने तो ऑनलाइन ठगी से बचाव केवल जागरूकता ही है। ऑनलाइन लोन से जुड़ी शिकायतें आने के बाद ये महसूस किया जा रहा है कि इसे जागरूकता के साथ ही बचा जा सकता है, क्योंकि अक्सर ऑनलाइन या ऐप से लोन लेने पर वो आपके कॉन्टैक्ट गैलरी लोकेशन आदि का एक्सेस कर लेता है, जिसका वो फायदा उठाता है। जिससे बचने के लिए ऑनलाइन या ऐप से लोन न लें और यदि कोई शिकायत हो तो तत्काल पुलिस से संपर्क कर उसकी शिकायत दर्ज कराएं।